हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे और जानेंगे पर्यावरण शिक्षण शास्त्र के कुछ क्वेश्चन के बारे में कि किस तरीके का पैटर्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और यदि आप चैनल पर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और यदि आप बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का एक कंप्लीट कोर्स है, यदि आप इसे बाय करना चाहते हैं जिसके अंदर आपके 2500 क्वेश्चन की सीरीज भी रहेगी, तो जस्ट ₹500 में आप कंप्लीट कोर्स को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। कोर्स को बाय करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8770803840। इस पर व्हाट्सएप करके आप सारी डिटेल इस कोर्स से रिलेटेड यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के नोट्स भी अवेलेबल है, गणित शिक्षण शास्त्र मैथ्स पेडागोजी के नोट्स भी अवेलेबल है। तो जिस भी प्रकार के नोट्स की आपकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप मैसेज करेंगे, आपको सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ 25 क्वेश्चन की समथिंग हम लोग यहाँ पर पर्यावरण शिक्षण शास्त्र के कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बालकों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना किस प्रकार का आकलन यहाँ पर कहलाता है? स्वयं के आकलन के लिए यानी कि बच्चा खुद का आकलन खुद से करेगा। तो क्या बात की गई है? पर्यावरण अध्ययन की या किसी भी सब्जेक्ट की बात हो सकती है, वो गणित हो सकता है, हिंदी हो सकता है, बाल विकास हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट कुछ भी होगा, क्वेश्चन आपका सेम है, आंसर भी वैसा ही रहेगा। शिक्षक यदि चाहता है कि बच्चे अपना आकलन खुद से करें, तो इस प्रकार के आकलन को कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा? क्या ये सीखने के लिए आकलन होगा यानी कि ये असेसमेंट फॉर लर्निंग की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा? इसको इंग्लिश में हम लोग लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में भी आसानी रहेगी, और यदि आपका मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है तो आप आसानी से यहाँ पर क्वेश्चन को कवर भी कर पाओगे। सीखने के समान आकलन यानी कि असेसमेंट एज लर्निंग की बात यहाँ पर की जा रही है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात यहाँ पर की जा रही है, आकलन की बात की गई है। और सीसी यानी कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि सतत व व्यापक मूल्यांकन की बात यहाँ पर करी गई है। तो बालकों को स्वयं का आकलन, बच्चे खुद का आकलन खुद से कर ले कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, उन्हें कितनी और प्रोग्रेस करने की यहाँ पर आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें किसको बताएगी? ये सारी चीजें यहाँ पर बताती सीखने के समान आकलन को, असेसमेंट एज लर्निंग को, जहां पर बच्चा जो है अपना आकलन खुद से कर लेता है। सीखने के लिए आकलन में टीचर उसका आकलन करेगा और वो ऑल टाइम रहेगा। जब बच्चा स्कूल में एंटर करता है तब से लेकर लास्ट तक जब उसका इवैल्यूएशन हो रहा होता है, असेसमेंट हो रहा होता है, तो उससे हम लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं यानी कि सीखने के लिए आकलन बोलते हैं। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है? जिससे कि समेटिव असेसमेंट होता है या फिर योगात्मक मूल्यांकन, जो कि आकलन का एक प्रकार होता है, जो बिल्कुल लास्ट में किया जाता है, जिससे बच्चों की फाइनल रैंक निर्धारित कर दी जाती है, वो हमारा सीखने का आकलन होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सीखने के समान आकलन। बाकी कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत व व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? जो कि कंटिन्यू चलता रहता है और एक व्यापक लेवल पर चलता है। तो ये सारी चीजें इसी के अंदर आती है। ओके, चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे ज्यादा विश्वसनीय प्रश्नावली कौन सी है? हम लोग बोल सकते हैं जिस पर ज्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है, ट्रस्टेबल बोल सकते हो। ठीक है, तो क्या व्याख्यात्मक शैली जो है, ये सबसे ज्यादा प्रश्नावली जो है सबसे ज्यादा विश्वसनीय, जिसके ऊपर आप ज्यादा बिलीव कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो? ठीक है, मौखिक प्रश्नावली, वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली या फिर प्रायोगिक प्रश्नावली? तो जो ऑब्जेक्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा विश्वसनीय होती है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा रियलेबल होती है और सबसे ज्यादा वैलिड भी इसी को माना जाता है। ठीक है, रियलेबल कैसे? आसानी से, क्योंकि हमारे पास जब 4 ऑप्शन होते हैं तो हमें पता है कि आंसर इसी में से एक होगा। तो ये रियलेबल भी और साथ में ये वैलिड भी होता है क्योंकि फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि समय के साथ चीजें परिवर्तित होती रहेगी। तो इस तरीके से ये रियलेबल भी होता है, साथ भी ये वैलिड भी होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज्यादा विश्वसनीय प्रणाली जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली को कंसीडर किया जाता है। क्योंकि मौखिक लेवल पर बात करोगे तो पर्सन टू पर्सन आंसर उसके चेंज हो सकते हैं। रिटन फॉर्म में बोलोगे, निबंधात्मक प्रश्न हो गए, लाइक लॉन्ग ऐसे वाले क्वेश्चन हो गए, तो उसमें भी क्या होगा? बच्चा अपने विचारों को प्रस्तुत करेगा तो किसके विचार दूसरे से विचारों से मैच नहीं करेंगे, तो वो विश्वसनीय भी नहीं होता और इतना रियलेबल भी वो चीजें या फिर वैलिड भी वो चीजें नहीं दिखती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा गया है कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में निरंतर शब्द जो है, ये कंटिन्यू जो है ना, ये निरंतर शब्द जो है प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जाता है? प्राइमरी लेवल पर किस तरीके के मूल्यांकन के लिए इसका प्रयोग करेंगे? अधिगम के लिए मूल्यांकन, वो ही बात हो रही है आपसे असेसमेंट फॉर लर्निंग का, असेसमेंट के रूप में लर्निंग का, इसको बोल सकते हैं असेसमेंट एज लर्निंग, और इसको बोल सकते हैं अधिगम में मूल्यांकन, असेसमेंट इन लर्निंग। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो ये 4 अलग अलग प्रकार होते हैं। फॉर लर्निंग जो हम लोग बोल सकते हैं ना, पूरे समय किया जाता है,
है ना। और के रूप में बच्चा अपना खुद कर लेगा, और ये इन मूल्यांकन बीच में जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए एक प्रकार से एक मूल्यांकन कर लिया जाता है, और का मूल्यांकन जो बिल्कुल लास्ट में किया जाता है। तो कंटिन्यू मतलब क्या होना, कंटिन्यू मतलब लगातार होना। तो इन चारों मूल्यांकन में से कौन सा ऐसा मूल्यांकन है जो कंटिन्यू होता है, तो अधिगम के लिए मूल्यांकन असेसमेंट फॉर लर्निंग इस प्रकार का मूल्यांकन होता है जो कि कंटिन्यू चलता रहता है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम लोग करेंगे। एक नव युवक जो है, एक नवयुग नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी, मतलब आपको पर्यावरण अध्ययन के टीचर के रूप में नामित किया गया है, ठीक है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, आपके प्रायोरिटी सेट पर क्या चीजें रहेगी। सबसे पहले कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों की आप पहचान कर ले। दूसरा है विद्यार्थियों के लिए पाठ अनुसार विस्तृत नोट्स तैयार करें। तीसरा है विद्यार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करें। और ऑप्शन नंबर डी है पहले से ही पाठ योजना तैयार कर लेना। तो हम लोग शुरू हमने स्कूल में प्रवेश किया है पढ़ाने के लिए, तो हमें सबका पहले एक बेसिक जानना होगा ना हर बच्चे का, कि बच्चों की संस्कृति या फिर कैसे बिलोंग करता है, उसका पढ़ने का तरीका क्या है, इन बच्चों को हम लोग कैसे पढ़ा सकते हैं, राइट। तो बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल और इसका एक पूरा ब्यौरा यहाँ पर टीचर रेडी कर सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण यहाँ पर कौन सा हो सकता है। जैसे आप एक नव युवक के रूप में आपने प्रवेश किया है, एक न्यू पर्सन के रूप में आपने क्लास के अंदर प्रवेश किया है, अब आप बच्चों का एक बेस जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर शुरुआत कैसे की गई है, कुछ प्रश्न पूछ कर की गई है, ठीक है। शुरुआत कैसे हुई है कक्षा की, कुछ मुख्य प्रश्न पूछे गए हैं। अब टीचर के कुछ यहाँ पर पीछे लॉजिक होंगे प्रश्न पूछने के, तो सबसे कम प्राथमिकता टीचर ने किस चीज को यहाँ पर दी होगी। सबसे पहला है कि विद्यार्थियों का चिंतन इसके माध्यम से सीमित हो सकता है। सेकंड है विद्यार्थियों के चिंतन को उद्दीप्त किया जा सकता है, मतलब बढ़ाया जा सकता है। और प्रश्न विद्यार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं, दैट्स व्हाई प्रश्न पूछ लेने चाहिए। और प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में सहायता करते हैं। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, टीचर ने सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण क्या हो सकता है जो एक सही नहीं होगा। तो यहाँ पर विद्यार्थियों का चिंतन जो है इसके माध्यम से, प्रश्न पूछने के माध्यम से सीमित होगा, टीचर ने ऐसा कुछ नहीं सोचा होगा, यही हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बाकी चिंतन को उद्दीप्त किया जा सकता है, बच्चों के अंदर उत्सुकता जागृत होगी, जिज्ञासा जागृत होगी, बच्चे क्रिएटिव होंगे, सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास होगा, और बच्चों का एक कॉन्सेप्ट बनाने में टीचर को यहाँ पर मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि विद्यार्थियों का चिंतन यहाँ पर सीमित किया जा सके, ये सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोग किए जाने वाले OHP का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में हम लोग एक मटेरियल पढ़ते हैं OHP, तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है कि बताइए ये क्या होता है। ये अपर हैंड प्रोजेक्टर होता है, ओवर हेड प्रोजेक्टर होता है, अनादर हेड प्रोजेक्टर होता है, या फिर ओवर हैंड प्रोजेक्टर होता है। तो देखो अभी पता चल रहा है OHP है, तो अनादर तो होगा नहीं और अपर होगा नहीं। अब ये तो ओवर हेड हो सकता है या फिर ये ओवर हैंड हो सकता है। तो ये जो प्रोजेक्टर होता है, ये जो प्रोजेक्टर होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। मान लो टीचर यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, और वो यहाँ पर इसके सामने एक टेबल और उसके ऊपर एक स्क्रीन रखी है, उसके ऊपर यदि वो कुछ भी लिख रहा है तो ऊपर से इस तरीके से प्रोजेक्टर लटका हुआ रहेगा, जो स्क्रीन पर टीचर के द्वारा जो जो भी चीजें लिखी हुई है वो सारी की सारी वो बड़ी स्क्रीन पर या बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करता है। मान लो 500-600 लोगों की क्लास है, उनको डायरेक्टली एक साथ इतनी अच्छे से नहीं समझाया जा सकता, तो वहां पर यूज किया जाता है ओवरहेड प्रोजेक्टर का, जो कि उसके सर पे लगा होता है। ओवरहेड नाम इसीलिए रखा गया है कि टीचर के सर के ऊपर या फिर ये जो टेबल रखी है उसकी स्क्रीन पर एक बड़ा सा प्रोजेक्टर लटका हुआ रहता है उल्टी साइड पर, ठीक है, जो यहाँ पर जितना भी लिखा जा रहा है स्क्रीन पर, जो जो भी चीजें डिस्प्ले हो रही है वो सारी चीजें बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर, सर के ऊपर रहने वाला प्रोजेक्टर। तो यही हमारे OHP का फुल फॉर्म होगा, करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा गया कि जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस समस्या का सामना करना पड़ता है वह क्या हो सकती है। जब उच्चतर कक्षा यानी कि बड़ी कक्षा के बच्चे शोध कार्य कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो टीचर यहाँ पर कौन सी परेशानी से जूझ रहा होगा,
या फिर बच्चों को जब इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं तो टीचर क्या समस्या यहाँ पर फेस करते हैं। तो सबसे पहला है उपयुक्त सामग्री खोजना उनके लिए, क्या ये टीचर के लिए सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। दूसरा, इंटरनेट पर विद्यालय के पुस्तकालय में समय का सूचीकरण करना। ठीक है। तीसरा है पब्लिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करने में टीचर को सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और स्टेटमेंट डी आपको दिया हुआ है कि बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्द से उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना, ये टीचर के लिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। क्योंकि बच्चों को ऐसा होता है कि कॉलेज में कुछ रिसर्च करने को बोला जाता है, कुछ नई-नई चीज़ें जो है उस पर उसका बोलते हैं ना कि नई-नई चीज़ें डिस्कस करने को या फिर कुछ इस तरीके से रिसर्च करना ही बोल सकते हैं उसको। नई-नई चीज़ों को खोज करने को बोला जाता है, तो बच्चे वहाँ पर क्या करते हैं, अब बहुत सारी चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अलग-अलग जगह से, ठीक है? प्रोजेक्ट ना बनाते हुए इधर-उधर से खरीद लेते हैं। तो यही टीचर के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि टीचर बच्चों को एक तो नकल करने से रोके और साथ ही उनका अच्छे तरीके से यहाँ पर मार्गदर्शन करे, उनको गाइड करे। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्दों को उतारने से रोकना और प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। करेक्ट? चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य यहाँ पर नहीं है? बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना डेफिनेटली यही पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं होगा। फिर भी सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इससे भी बुरा कोई ऑप्शन हो सकता हो तो। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ये तो एक अच्छा स्टेटमेंट है, ये तो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य भी होता है। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, परिवेश मुद्दों पर जागरूकता विकसित करना है, फिर इसका विकास करना। डेफिनेटली बच्चे को आसपास की जानकारी होना चाहिए, बच्चों को जागरूक करना पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। और स्टेटमेंट डी आपको दिया हुआ है, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों को जोड़ना। तो ये भी स्टेटमेंट राइट है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखेंगे, आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे ये पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के एकीकृत विषय के रूप में किस कक्षा स्तर तक पढ़ाया जाता है? पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने के लिए कब तक हम लोग इसको ऐसे एकीकृत रूप में पढ़ा सकते हैं? प्राथमिक स्तर, पूर्व प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर या कक्षा तृतीय तक जो है एकीकृत रूप में यहाँ पर पढ़ाया जाता है। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट हो सकता है? प्राथमिक स्तर तक जो है पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत रूप में पढ़ाया जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की बात करेंगे। बाला का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? ठीक है, आपकी बाला मूवी नहीं है ये, हमारा बाला जो एजुकेशन में यूज होता है उसकी बात की गई है। तो ब्रेली एडेड लर्निंग असेसमेंट या फिर ब्रेन एडेड लर्निंग असेसमेंट हो सकता है। तीसरा ऑप्शन ब्रेली एज ए लर्निंग एड या फिर बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड की यहाँ पर बात की गई है। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ये पढ़ाई का या फिर एक नया टीचिंग वे बोल सकते हैं, अलग माध्यम से यहाँ पर अलग अलग न्यू न्यू तरीके से यहाँ पर बच्चों को अध्ययन करवाया जाता है। तो बाला का फुल फॉर्म है यहाँ पर बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा हुआ प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बाला, तो बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड जो है यहाँ पर बाला का फुल फॉर्म है। और क्या है ये? बच्चों को पढ़ाने के नए नए तरीके इसमें विकसित किए गए हैं। अगला प्रश्न की बात करेंगे। पर्यावरण अध्ययन विषय को पढ़ाने की विधि यहाँ पर क्या नहीं हो सकती है? जब बच्चा सहयोगात्मक अधिगम के माध्यम से पर्यावरण नहीं पढ़ सकता है, व्याख्यान के द्वारा, निर्देशित खोज के द्वारा या फिर प्रदर्शन विधि के द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? पर्यावरण अध्ययन को आप व्याख्यान के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते हो, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन सारा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड ही होगा। बच्चा सहयोग के माध्यम से एक्सपेरिमेंट कर सकता है, निर्देशित खोज करके कर सकता है और प्रदर्शन के माध्यम से बच्चे को पर्यावरण यहाँ पर पढ़ाया जा सकता है। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण उद्देश्यों के अंतर्गत बालक में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं? बच्चा के आंसर करने की प्रवृत्ति बच्चों के अंदर प्राथमिक स्तर पर निर्मित हो जाती है, जिज्ञासा और सृजनात्मकता की प्रवृत्ति निर्मित हो जाती है, याददाश्त शक्ति बच्चों की बढ़ जाती है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा जो एक मेन लक्ष्य होता है पर्यावरण शिक्षण का, वो क्या होता है कि बच्चों के अंदर जिज्ञासा को जागृत करना और उनकी क्रिएटिविटी को यहाँ पर बढ़ावा देना। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, सबसे बड़ा गुण विकसित होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चों के अंदर जिज्ञासा जागृत होना, बच्चे काफी ज्यादा क्यूरियस हो उन चीजों को लेकर और साथ ही काफी ज्यादा क्रिएटिव भी हो। तो करेक्ट आंसर हम लोग कर आएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पर्यावरण अध्ययन जो है पाठ्यक्रम, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम बच्चों की सामग्री समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है।
ठीक है, अब कैसे, यदि पाठ्यक्रम कैसा होगा, विषयगत, विषय वस्तु पर आधारित होगा, एकीकृत होगा जहाँ पर सारी चीज़ों एक साथ बच्चों को लर्न करवाई जाती है, साथ ही वो समावेशी होगा, हर एक चीज़ का उसके अंदर समावेश रहेगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी कि ये सारे ही रीज़न जो है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारे ही रीज़न यहाँ पर हो सकते हैं। विषयगत होगा, एकीकृत होगा, साथ ही समावेशी होगा तो बच्चे को सीखने में, लर्निंग करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी यहाँ पर रहेगी। ओके, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम? टीएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मेथड होता है, टीचिंग लाइट मटेरियल होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, फिर टीचिंग लर्निंग मोमेंट होता है। तो हमें पता है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है टीएलएम का फुल फॉर्म होता है। तो बहुत आसानी से आप यहाँ पर एक आंसर करके आ सकते हो ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जब आप ऐसे ऑप्शन पढ़ते तो कंफ्यूजन आ सकता है। तो जैसे ही आपने देखा टीएलएम, तो एक शब्द आपके मुंह से निकल जाना चाहिए, टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो ये ऑप्शन आपको फिर कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम? टीएलएम का पूरा नाम क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो इसका पूरा नाम है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। आंसर करेंगे। एक नवयुक्त नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? आई थिंक क्वेश्चन रिपीट है। हमने देखा था कि सबसे पहले आप एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल या फिर ब्यौरा जो है बच्चे का यहाँ पर रेडी कर लेंगे, राइट? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से कुछ प्रश्न पूछती है और सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण यहाँ पर क्या हो सकता है, जिसको सबसे कम प्रायोरिटी पर रखा जा सकता है? तो विद्यार्थियों का चिंतन यहाँ पर सीमित किया जा सकता है। ये सबसे कम प्रायोरिटी वाला रीजन यहाँ पर हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण का एक लक्ष्य और उद्देश्य नहीं हो सकता है? सबसे पहले बच्चों के अंदर वैज्ञानिक जानकारी को बढ़ावा देना, बालक की स्मरण शक्ति का विकास करना, तकनीकी कुशलता प्रदान करना बालक को, और बालक की सहनशीलता एवं तार्किक क्षमता का विकास करना। तो कौन सा विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य या फिर एक लक्ष्य नहीं हो सकता, या फिर सबसे कम प्रभावी यदि हम लोग उसे बोले तो सबसे कम प्रभावी यहाँ पर क्या हो सकता है? उसकी स्मरण शक्ति का विकास करना। ये सबसे कम प्रभावी होगा, क्योंकि हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग उसकी वैज्ञानिक जानकारी को बढ़ाएं, यानी कि उसके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करें, उसको तकनीकी कुशलता प्रदान करें। ठीक है, बालक की सहनशीलता और तार्किक क्षमता का हम लोग यहाँ पर विकास करें, राइट? चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को निम्नलिखित में से किस समस्या से जूझना पड़ता है? तो हमने अभी ये क्वेश्चन देखा कि इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बच्चे जो है यहाँ पर नकल करते हैं और जो जितना भी मटेरियल को कॉपी कर कर ले आते हैं, तो टीचर को यहाँ पर उन्हें उचित गाइडेंस देना होता है। ये सबसे बड़ा लक्ष्य एक टीचर का कंसीडर हम लोग कर सकते हैं, और सबसे बड़े परेशानी भी टीचर को यही सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष में सम्मिलित है। शिक्षा के उद्देश्य में जो हमारा ज्ञानात्मक पक्ष होता है, उसके अंदर कौन सी चीजें सम्मिलित रहती है? अवबोधन की प्रक्रिया, या किसी भी चीज पर अपनी प्रतिक्रिया देना, अपना रिस्पॉन्ड करना, स्वाभाविकरण करना, या फिर चरित्रीकरण करना। तो ज्ञानात्मक पक्ष से कौन सी चीजें यहाँ पर सम्मिलित रहेगी? ज्ञानात्मक पक्ष से हमारा सम्मिलित रहेगा अवबोध करना। ठीक है, तो अवबोधन की जो प्रक्रिया है वो बच्चे के ज्ञान से संबंधित है, बच्चे के नॉलेज से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। ओके, क्योंकि प्रतिक्रिया करना, आप भावात्मक पक्ष में भी प्रतिक्रिया कर सकते हो। आप जो गत्यात्मक मनोगत्यात्मक प्रक्रिया है उसमें भी अपनी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्ड को यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विज्ञान के नियम और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारण कृत का वर्णन करते हैं, और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों का स्पष्टीकरण देते हैं। आपको यहाँ पर नियम और सिद्धांत के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताना है। आप जस्ट एक कुछ सेकंड का समय ले सकते हैं और सोच सकते हैं कि नियम क्या होते हैं और सिद्धांत क्या होते हैं। ठीक है, अब वापस से आप चाहें तो पहला ऑप्शन देखेंगे। नियम जो है दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणकृत, मतलब बिल्कुल बेसिक चीजें होती है, साधारणकृत वर्णन होता है, और सिद्धांत जो होता है उसका स्पष्टीकरण होता है। क्या नियम जस्ट एक रूल, एक जस्ट चीज हो गई, एक फॉर्मूला वगैरह हो गया कि ये नियम आपको फॉलो करना है, और सिद्धांत उस चीज का पूरा एक स्पष्टीकरण देगा कि आखिर ये चीजें ऐसी क्यों हो रही है। ये अभी आपको ऑप्शन 1 बोल रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। वैध ठहराए जाने पर सिद्धांत क्या होता है? नियम बन जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है, सिद्धांत की बलजीत विज्ञानों में मिलती है और नियम केवल भौतिक विज्ञान में मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी है, सिद्धांत और नियम एक ही है और एक ही कार्य करते हैं, सिवाय इसके कि नियम सिद्धांतों का ही संक्षिप्त रूप यहाँ पर माना जाता है। तो क्या स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो सकता है? करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के कारण
या फिर कृत वर्णन होता है, शॉर्ट बोल सकते हैं, शॉर्ट वर्णन होता है, और सिद्धांत उसी का एक बड़ा डिस्क्रिप्शन या फिर स्पष्टीकरण उसको हम लोग बोल सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, आंसर करेंगे। वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से आप किस चीज से सहमत नहीं है? वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत होता है। क्या ये चीजें जो है वैज्ञानिक ज्ञान को लेकर करेक्ट नहीं है? दूसरा स्टेटमेंट है, यह सामाजिक या सांस्कृतिक और अंतर स्थापित होते हैं। तीसरा है, वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांतों से निकलता है और यह विकास में कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता सम्मिलित करता है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर वैज्ञानिक ज्ञान को, साइंटिफिक नॉलेज को लेकर करेक्ट नहीं है? तो वैज्ञानिक ज्ञान पहले तो हमें पता है कि निरपेक्ष नहीं होता है और निश्चित भी नहीं होता है, चेंज होता रहता है, और ये शाश्वत भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये चीजें जो है वैज्ञानिक ज्ञान को लेकर करेक्ट नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्राथमिक कक्षा स्तर पर सामान्य विज्ञान शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये आपको 3 प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग। क्या ये प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जब विज्ञान पढ़ाया जाता है, सामान्य विज्ञान की जानकारी दी जाती है, तो क्या ये उद्देश्य होता है कि बच्चों के अंदर ज्ञान क्षमता, उसके अवबोधन क्षमता, सोचने समझने की क्षमता और अनुप्रयोग करने की क्षमता का विकास यहाँ पर किया जाए। कौशल, रुचि और अभिवृत्तियां देखी जाती है, योग्यता, प्रशंसा और अवकाश काल का सदुपयोग यहाँ पर किया जाए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी चीजें बच्चों के अंदर सामान्य विज्ञान के एक प्रमुख उद्देश्य के अंदर, 3 प्रमुख उद्देश्य के अंदर कंसीडर उसको किया जाता है? ज्ञान, अवबोध एवं अनुप्रयोग को यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? हमने विज्ञान संग्रहालय अपने स्कूल में बनाया हुआ है, और प्राथमिक विद्यालय में यदि इस प्रकार की ऐसे कंडक्ट किए जा रहे हैं, विज्ञान संग्रहालय वगैरह बनाया जा रहा है, तो उद्देश्य क्या होगा, लक्ष्य क्या होगा? पाठ को शीघ्रता पूर्वक दोहराने का अवसर मिलेगा, व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान होंगे, छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डाली जाएगी, और विज्ञान अध्यापन में धन की बचत करना यहाँ पर एक लक्ष्य हो सकता है। तो प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने से बच्चों में अवलोकन करना और साथ ही संग्रह करने की शक्ति या फिर आदत का विकास यहाँ पर हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उद्देश्य जिनका संबंध हमारे ज्ञान की पुनः स्मरण, पहचान, बौद्धिक क्षमता एवं कौशल विकास से, वह किस चीज से संबंधित है? मतलब ऐसा कौन सा उद्देश्य है जो हमारे ज्ञान को पुनः स्मरण करने की क्षमता लेकर आता है, पहचान करने की क्षमता, बौद्धिक क्षमता और हमारी स्किल्स को डेवलप करता है? क्या वो ज्ञानात्मक पक्ष है, वो भावात्मक पक्ष है, वो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं क्रियात्मक पक्ष है, या फिर ये सारे पक्ष यहाँ पर हमारी पुनः स्मरण करने की क्षमता, बौद्धिक क्षमता और कौशल के विकास से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ये सारे किस पक्ष के अंदर आते हैं? ये सारे हमारे कॉग्निटिव पक्ष के अंदर, ज्ञानात्मक पक्ष के अंदर इन चीजों को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि भावात्मक पक्ष यदि आप ब्लूम के डोमेन को भी कंसीडर करें, तो हमारा जो अफेक्टिव डोमेन होगा ये संवेग वगैरह से कनेक्टेड होता है। क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक पक्ष जो होता है वो किसी फिजिकल एक्टिविटी, इस प्रकार की एक्टिविटी को शो करता है, रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी को शो करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये सारी चीजें ज्ञानात्मक पक्ष से यहाँ पर संबंधित रहेगी। 25 देखेंगे और आंसर करेंगे। यदि बालक अपने विज्ञान संबंधी प्रयोगों में अथवा कथनों में स्पष्ट रूप से त्रुटियों का पता कर लेता है कि बच्चे ने आखिर त्रुटियां कहाँ पर करी है, तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति यहाँ पर कर पा रहा है? क्या वो ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति कर पा रहा है, क्या वो भावात्मक उद्देश्य की, क्या वो क्रियात्मक पक्ष की पूर्ति यहाँ पर कर पा रहा है, या फिर इन सभी पक्षों की पूर्ति बच्चे से यहाँ पर हो रही है यदि वो अपनी त्रुटियों का पता यहाँ पर कर लेता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बच्चे ने अपने ज्ञानात्मक पक्ष की प्राप्त कर लिया है, फिर उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। ब्लूम के अकॉर्डिंग उसका कॉग्निटिव डोमेन में जितनी भी चीजें होती है वो सारी बच्चे ने यहाँ पर अचीव कर ली। यदि बच्चा गलती कर रहा है, स्पष्ट रूप से उसे पता लग रहा है कि गलतियां कहाँ कहाँ पर हो रही है, तो बच्चे का ज्ञानात्मक पक्ष काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, चलिए तो ये 25 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, 20 ही बोलेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन आज बीच में रिपीट भी हो गए थे। ठीक है, तो स्कोर आपका क्या रहा है कमेंट करके जरूर बताएंगे, और मिलेंगे हम लोग 6 PM सेशन में, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840 पर। ओके, सेशन को ओवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।